आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड बिगड़ते हुए और दिन के लोअर लेवल्स पर आकर इस समय बाजार कारोबार कर रहा है। एक बार लेवल्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स के लेवल्स दिखाते हैं। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, लेकिन उसके बाद बाजार 19 स्तरों से फिसलना शुरू हुए और दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुके हैं। 100 अंकों की कमजोरी से के साथ निफ्टी तो 19,600 पर आ चुका है। उन लेवल्स को ब्रेक करने की पूरी तैयारी में फिलहाल दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स 340 अंक नीचे है, अगेन डेज लो पर। बैंक निफ्टी में भी 150 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब 100 पॉइंट्स नीचे है बैंक निफ्टी, 44,500 के नीचे हालांकि ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स में प्रॉफिट टेकिंग और इंटेंसिफाई हुई है, आधा % नीचे भी कारोबार कर रहा है। 233 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर प्लेस है क्योंकि हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है, वीकनेस उतनी नहीं है। अब एक बार दिखाते हैं आपको मार्केट की ब्रेथ। तो ऑलमोस्ट बराबरी की है। 1425 स्टॉक्स बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं, 1410 स्टॉक्स गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब फटाफट से देखते हैं एक बार इंटरनेशनल क्यू स्कोर, उसके बाद मार्केट का पूरा एक्शन आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मार्केट्स में हालांकि मूड आपको ठीक ही दिखाई देगा क्योंकि जो एशियन मार्केट्स हैं या फिर यूरोपियन मार्केट्स है वो ठीक ट्रेड कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स तो इनफैक्ट नेगेटिव मोमेंटम जो दिख रहा था उसको रिवर्स करते हुए हरे निशान में ओपन हुए। बहुत तेजी नहीं है, बट एटलीस्ट हरे निशान में ट्रेडिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स ऑल्दो थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहे हैं। 1.5% नीचे हैंगसेंग है, निकाई 1.5% नीचे है, कॉस्पी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, शंघाई फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो वीकनेस अगर है तो एशियन मार्केट्स में दिखाई दे रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स हालांकि सुस्त हैं, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। डॉ फ्यूचर्स यहाँ पर 68 अंकों की कमजोरी है और अगर आप नेस्डेक का फ्यूचर देखेंगे इस समय तो वो 16 अंकों पर है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहे हैं। तेजी नहीं है लेकिन हरे निशान में है। अब तक हुआ क्या है ऐसे में मार्केट में, वो पूरी हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आते हैं, यानी बाजार की बड़ी बातें क्या फिलहाल की एक्शन रहा मार्केट में आज के कारोबार में। शुरुआत करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ, क्योंकि निफ्टी एक्सपायरी के दिन पहले निचले स्तरों पर मार्केट फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 19,600 के लेवल्स पर आ चुका है। यहाँ पर प्रेशर है 100 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे ट्रेड करते हुए, लेकिन 100 अंकों की यहाँ भी कमजोरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी हालांकि कंपैरेटिवली निफ्टी के उतना वीक नहीं दिख रहा है। कहीं खरीदारी है तो है सरकारी बैंक स्टॉक्स, पीएसयू बैंक स्टॉक्स तेजी में। इंडेक्स आपको 1% ऊपर दिखाई देगा। अगर अलग अलग पॉकेट्स की हम बात करें तो कैपिटल गुड स्टॉक्स में खरीदारी है। पूरा श्रेय जाता है एलएनटी को, जो कि ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, ये वो पॉकेट्स है जहां पर बिकवाली आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा मार्केट का हाल आज के कारोबार का। अब लेते हैं स्ट्रैटेजीज और बातचीत करते हैं जतिन गेडिया से। शेर खान के जतिन गेडिया हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जतिन नमस्कार। पहले तो बताइए कहाँ देख रहे हैं एक्सपायरी, इंडेक्स पर कोई ट्रेड लें या छोड़ दें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि पिछले 4 दिनों में हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिटवीन 19,550 ऑन दी डाउनसाइड और 19,750 ऑन दी अपसाइड। 4 दिनों के ट्रेड को एनालाइज करें तो ये रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है इसके कारण हमें लगता है, लेकिन 19,600 का एक जोन जो है, सपोर्ट जोन जो है, वो क्रूशल रहेगा। हमें लगता है कि डिस्पाइट दी वॉलेटिलिटी पिछले 4 दिनों में 19,600 के नीचे डिप जरूर हुए लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि ये जो इंट्राडे में या जो सुबह से हम जो सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं वो लास्ट के 1 आवर में मेरे को लगता है कि एक ऊपर की तरफ एक पुल बैक जरूर देखने मिलेगा। तो इसके लिए लगता है कि अगर जो ट्रेड लेने की बात करूं तो मैं निफ्टी यहाँ से लॉन्ग करके ही चलने की सलाह दूंगा। मेरे को लगता है कि एक्सपायरी के दिन 19,700 के आसपास आज के दिन की ट्रेडिंग या आज के दिन की सितंबर सीरीज की एक्सपायरी होनी चाहिए। तो अगर जो ट्रेड लेने की बात करूं तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहूंगा 19,550 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में आज के लिए 19,700 टारगेट रहेगा और पोजिशनल टारगेट अराउंड 90,880 के आसपास रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर जो मैं बात करूं तो 44,200 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। मेरे को लगता है कि 44,200 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में 45 पोजिशनली 45,000 45,200 के टारगेट बनेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं कि अराउंड 44,700 के आसपास एक पुल बैक आ सकता है ड्यूरिंग दी लास्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। ओके, अच्छा, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी, 2 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। जो फर्स्ट ट्रेड रहेगा वो मेरा
चोला फाइनेंस में रहेगा। तो चोला फाइनेंस में हमने देखा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न में से आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है, तो चोला फाइनेंस में मैं बाय करके चलना चाहूंगा। ऊपर में मेरे टारगेट्स रहेंगे 1290 के और स्टॉप लॉस में 1200 रुपए का रखना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक होगा वो न्यू इंडिया एश्योरेंस होगा। उसमें भी हमने देखा है कि रिसेंटली जो करेक्शन आया है वो 20 डे मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेके फिर से एक नई रैली स्टार्ट करना है का एक पोटेंशियल रखता है। तो इसके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस बाय करके चलना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 138 का और मेरे टारगेट्स रहेंगे 152 के। ओके तो ये है आपके लिए ट्रेड्स चोला फाइनेंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस, जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स। काल इंडेक्स तो देखा आपने, प्रेशर क्लियरली है, डेज लो पर आ चुका है। मिड कैप से भी अपनी बढ़त गवाई है, लेकिन कुछ पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है तेजी मंदी का, वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और शुरुआत करते हैं सरकारी बैंकों के साथ, क्योंकि वहीं पर खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक 5.5% ऊपर, यूको बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी 2.5% तक की तेजी है। ऑल्दो ये सभी स्टॉक्स अपने डेज हाई से हल्के हुए हैं, लेकिन अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एनर्जी एचओवीसी 10% ऊपर, ऑल इंडिया 4.5% ऊपर, एमआरपीएल 2% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। साथ ही दिखाते हैं कुछ और पॉकेट्स, और इसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, स्टार सीमेंट, एनसीएल इंडस्ट्रीज 1.5-2% तक की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं वो शेयर्स जहां पर प्रेशर है। हेल्थ केयर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो यहां थोड़ी बाइंग है। ग्लोबल हेल्थ केयर 2% ऊपर, 3% ऊपर हेल्थ केयर ग्लोबल, विजय डायग्नोस्टिक 1% ऊपर, मार्क्सन्स फार्मा 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। और साथ ही अगर वीक स्टॉक्स दिखाएं तो एफएमसीजी में प्रेशर है। मैरिको 3% अब नीचे आ चुका है, कोलगेट 2.25% नीचे है, डाबर 1% नीचे, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1% गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। आईटी में प्रेशर क्लियरली 63 मून्स फिसला हुआ है 3.5% ऊपर, 2% नीचे न्यूजन सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट 2% नीचे, एलएनटी माइंट्री 3.25% गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। कुछ और शेयर्स दिखाएं जहां पर प्रेशर है मिड कैप्स, उसमें वोडाफोन आइडिया 2.5% नीचे, यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक 3% नीचे है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 4.25% नीचे, गुड्स प्रॉपर्टीज में भी 1.5% कमजोरी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स का पूरा हाल आपकी स्क्रीन पर, जहां आज तेजी या फिर मंदी के ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें पूरी दुनिया की नजर इन दिनों अमेरिका पर टिकी है, जहां 1 अक्टूबर से शटडाउन का संकट पैदा हो गया है। अगर अमेरिका में शटडाउन हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका संकट पैदा हो जाएगा। इस संकट पर और ज्यादा डिटेल समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, शटडाउन या फिर इसका असर क्या होगा। ये सब बातें समझाने के लिए नीरज बाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, क्या है ये पूरी सिचुएशन, किस तरीके का ये संकट है जो इमर्ज हो रहा है, और अगर ऐसा होता है वाकई में तो क्या असर देखने को मिल सकता है दुनिया भर में? जी, अमेरिका में शटडाउन का मतलब ये होता है कि सरकारी कामकाज रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि सरकार को रोज के कामकाज चलाने के लिए, अपनी स्कीम्स को कंटिन्यू करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और वो पैसा कर्ज के तौर पे सरकार लेती है, और उसके लिए उसको कांग्रेस की यानी अमेरिकी संसद की मंजूरी चाहिए, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बार या कई बार जो है विवाद हो जाता है कि कुछ स्कीम्स पे आपत्ति है या कुछ खर्चों पे आपत्ति है। हर बार की तरह इस बार भी हुआ कि जो अपोजिशन रिपब्लिकन है उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी है और सहमति बन नहीं पा रही दोनों के बीच में। इसलिए 30 सितंबर वो आखिरी दिन है जिसके बाद से शटडाउन की पूरी संभावना है। तो इसका अर्थ ये होगा कि अगर ये शटडाउन मान लीजिए हो गया 1 अक्टूबर से, तो बहुत सारे सरकारी कामकाज रुक जाएंगे। जैसे करीब 33 लाख वहाँ पे सरकारी कर्मचारी, जिसमें 13 लाख डिफेंस के, मिलिट्री के, पुलिस के ये लोग हैं, और 20 लाख सिविल लोग हैं, इनकी सैलरीज रुकेंगी। जो बहुत इसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिलेगी। इसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होगा, जब समझौता हो जाएगा तो उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, बाकी की सैलरी रिज्यूम हो जाएगी। हेल्थ बेनिफिट्स जो लगातार सरकार देती है हमें, तो जो कंटिन्यू होगा, यानी जिनके पास पहले से है वो तो जारी रहेगा चूंकि वो एसेंशियल सर्विसेज हैं, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, नए अपडेट नहीं होंगे, रिन्यूअल्स नहीं होंगे, उनकी रुकेगी। बहुत सारे न्यूट्रिशंस के प्रोग्राम सरकार चलाती है वहाँ मदर्स और चाइल्ड के लिए, उसमें जो पहले से है वो कंटिन्यू रहेंगे, नए वाले रुक जाएंगे। जो बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी बेनिफिट सर्विसेज चलाती है, वो रुक जाएंगी। स्टूडेंट लोन्स बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल इशू भी था, उसमें कुछ दिन तक या 1-2 हफ्ते तक शायद वो कंटिन्यू हो, उसके बाद उसमें भी रुकावट आने लगेगी। तो ऐसी बहुत सारी जो सरकारी स्कीम्स हैं उस पर रुकने का खतरा है, और कर्मचारियों की सैलरी पूरी तरीके से रुकेगी। तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश में मैसिवली पड़ेगा, और ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के लिए, ध्यान रखिएगा, केंद्र की जो वहाँ की सरकार फेडरल गवर्नमेंट है उसकी स्कीम्स और उसके एम्प्लॉयज़ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
जब आपकी सैलरी नहीं मिलेगी तो कंजम्पशन पे फर्क पड़ता है कि आपकी सैलरी नहीं मिल रही है तो आपकी डेली कंजम्पशन पे खर्च पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, अमेरिका में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए बहुत चिंता जताई जा रही है कि अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया, यानी शटडाउन के बाद समझौता नहीं हुआ 1-2 हफ्ते तक, तो फिर दिक्कत बढ़ती जाएगी। और ऐसे में फेडरल रिजर्व के सामने या इकोनॉमिक कमेटी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी कि वो कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करें, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उससे सप्लाई डिमांड का बहुत बड़ा मिसमैच क्रिएट होगा। तो ये एक बड़ी विषम परिस्थिति है। हालांकि कई बार या दर्जनों बार ऐसा हुआ है कि अंतिम दिन तक समझौता हो ही जाता है, लेकिन अब बहुत कम दिन बाकी है और लोग कह रहे हैं चूंकि राजनीति बहुत हावी है, चुनाव बिल्कुल सर पे खड़े हैं, इसलिए इस बार शायद शटडाउन हो जाए। लेकिन अभी भी 2 दिन है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन नीरज जी, अगर हम अमेरिका की फाइनेंशियल पिक्चर देखें, स्पेशली जो डेट पिक्चर है वो फिलहाल कैसी है? क्या चिंताएं हैं अमेरिका के लिए फिलहाल फाइनेंशियल फ्रंट पर? यही सबसे बड़ी रीजन है, यही सबसे बड़ा कारण है शटडाउन होने का या उस स्थिति तक पहुंचने का। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि सरकार के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस कर्ज को कम करिए और बहुत सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं उनको कम करिए या रोकिए। अब एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपको बताऊं कि इस समय यूएस का जो डेट है वो $33 ट्रिलियन का है, जो कि उनकी जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा निकल चुका है। एक हफ्ते में $100 बिलियन के डेट लेने पड़ रहे हैं, हर दिन $14 बिलियन का डेट लेना पड़ रहा है ये सब स्कीम्स को रन करने के लिए। तो विपक्ष का ये कहना है कि इतने डेट के साथ अगर इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो जो बॉन्ड यील्ड में देख रहे हैं आप मिसमैच दिख रहा है वो बहुत मुश्किल खड़ी कर देगा और देश एक संकट में फंस जाएगा। कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको रोकना चाहिए। इसीलिए झंझट या एक स्टेलमेट की सिचुएशन बन गई है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इकोनॉमी मुश्किल में जाएगी। अब इसमें डेफिनेटली एक पॉलिटिकल मोटिव होता है क्योंकि अगले साल वहाँ पे भी चुनाव होने हैं, तो इसलिए रिपब्लिकन अड़े हुए हैं। लेकिन नेट सिचुएशन ये है कि एक फैक्ट है कि यूएस का डेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, $33 ट्रिलियन डेट टू जीडीपी रेशियो 100 को पार कर गया है। बॉन्ड यील्ड बहुत राइज हो रही है। होम लोन वहाँ पे जो 30 साल का फिक्स होम लोन मिलता है वो 8% पे पहुँच गया। आप सोचिए, भारत के लगभग प्राइस के बराबर पहुंच रहा है। तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है वहाँ डेट को लेकर के। इसीलिए विपक्ष ने इस बार अड़ियल रुख अपना लिया है कि या तो स्कीम्स कम करिए या डेट कम लीजिए, अदरवाइज समझौता नहीं होगा। देखते हैं कि इसमें कितना समझौता हो पाता है। तो ये है पूरी स्थिति अमेरिका की और अमेरिका के शटडाउन होने के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या लाइकली असर हो सकता है, ये सब बातें सरल भाषा में नीरज जी ने समझाई। थैंक यू नीरज जी ये डिटेल्स बताने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे एक और इंपॉर्टेंट खबर का। दरअसल वो है क्रूड से जुड़ी हुई। क्रूड में उछाल की मार का असर ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर पड़ना तय है। नॉमरा की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते क्रूड से ओएमसीज की पेट्रोल डीजल में अंडर रिकवरी बढ़कर दोगुनी हो गई है। इस रिपोर्ट को बताने के लिए नितिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, बताइए क्या कहा गया है रिपोर्ट में, क्या डिटेल्स? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जहां तक कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सवाल है, हमने ये देखा है कि जिस हिसाब से क्रूड के दाम बढ़े हुए हैं उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नहीं बढ़ा पाई हैं, जिसके कारण अंडर रिकवरीज जो हैं और ज़्यादा हो चुकी हैं। इनफैक्ट अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $98 प्रति बैरल के हिसाब से 10 महीने की सबसे उच्चतम सपाटी पे है। और अगर हम ब्लेंडेड बेसिस पे देखें तो लगभग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ₹3 प्रति लीटर नुकसान हो रहा था, जो अब बढ़ के लगभग ₹4.5 प्रति लीटर के आसपास हो गया। यानी जो खोट है उसके अंदर लगभग 50% का इजाफा हुआ है। जहाँ तक कि डीजल का सवाल है, ₹4 की अंडर रिकवरी थी पहले और अब ₹7 से ज़्यादा की अंडर रिकवरी आपको दिखाई पड़ रही है। ऑब्वियसली जो पिछले 1-2 दिनों में क्रूड का मुंह आया है उसमें शायद और ये फिगर आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो लगभग ब्रेक इवन हो रही थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और यहाँ लगभग ₹1.70 प्रति लीटर का अंडर रिकवरी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है नोमुरा की वो ये इंडिकेट कर रही है कि शायद अगर यहाँ से क्रूड में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि प्राइस पास करने की एबिलिटी अभी उनमें नहीं दिखाई पड़ रही है। तो महंगे क्रूड से अंडर रिकवरी बढ़ने की संभावना, जिसका असर
कंपनियों पर दिख सकता है, क्योंकि प्राइस हाइक करने की स्थिति में नहीं है और यही चिंता नॉमरा ने जाहिर की है इस रिपोर्ट में। शुक्रिया यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। इसीलिए आपको सभी तीनों ही शेयर्स थोड़े प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। बीपीसीएल एचपीसीएल में गिरावट ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। मंत्री फिनमार्ट करुण कुमार मंत्री, 5paisa.com के रुचि जैन, प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजार के मुकाबला चल रहा है। पहले दिखाते हैं अपडेट्स क्या है इनके पोर्टफोलियो में। रुचि जैन ने वीआईपी इंडस्ट्री से प्रॉफिट बुक किए हैं 666 के लेवल्स पर, 700 के लेवल्स से इनके टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 638 का ये रेकमेंड कर रहे थे। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में क्या बनी हुई है फिलहाल की स्थिति में। और मुनाफे के मीटर में अगर आप देखेंगे तो लीड कर रहे हैं रुचि जैन 10% के रिटर्न के साथ। हरीश का पोर्टफोलियो फ्लैट है। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 1.5% के नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है। ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए एसएमई कॉर्नर, जहां आज हम बात करेंगे ई फैक्टर के एमडी समित गर्ग से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।